हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका थार एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का 10th क्लास के लिए इंग्लिश में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग, यानी कि आपके कंपोजिशन में ही ये एक टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो देखिए पहले हम ये देखते हैं कि कंपोजिशन में आपके टॉपिक है कौन कौन से। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, कंपोजिशन में आप तो एक तो आपका लेटर आता है जो 5 नंबर का है, जो कि हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है शॉर्ट पैराग्राफ, ये 4 नंबर का है। शॉर्ट पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी टॉपिक दे दिया, कुछ भी XYZ, और उस पे आपको एक ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, वो शॉर्ट पैराग्राफ है। जैसे कि द पिकनिक के लिए हो गया, या फिर माय फेवरेट टीचर हो गया, कुछ भी इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड चीज है शॉर्ट राइटिंग स्किल। अब इसके लिए क्या दिया हुआ होगा, या तो आपको वर्बल या विजुअल कोई चीज दी हुई रहेगी, उस चीज को आपको डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर या तो आपको टॉपिक दिया जा सकता है, एक टॉपिक दिया गया और उस पे आपको बोला गया कि आपको इस पे राइट करना है, यानी कि एक पैराग्राफ लिखना है, या फिर आपको कोई भी इमेज या ग्राफ इस तरीके से आपको एक दिया हुआ हो सकता है पेपर में, यानी कि आपके पेपर में कोई भी इमेज आ सकती है, फोटो आ सकती है, या किसी चीज का ग्राफ आ सकता है, और उसके बाद में आपको ये बोला जाता है कि आपको इसे डिस्क्राइब करना है, इस पे पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए इन दोनों में जो अंतर है वो केवल इतना है कि यहाँ पर तो आपको केवल टॉपिक मिलेगा, उस टॉपिक के ऊपर आपको वर्णन करना है, और जो शॉर्ट राइटिंग स्किल है इसके अंदर आपको इमेज, ग्राफ या फिर टॉपिक, इन तीनों में से कुछ भी दिया हुआ हो सकता है जो आपको लिखना होता है, और ये भी एग्जाम में आपके 5 नंबर का आता है। तो टोटल जो कंपोजिशन आपका पार्ट होता है वो 14 नंबर का 10+4 हो जाता है। अब देखिए हम आज की हमारी जो क्लास है वो शॉर्ट पैराग्राफ के बारे में है कि हम शॉर्ट पैराग्राफ किस तरीके से लिखते हैं। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उसको देखेंगे। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, राइट ए पैराग्राफ on value of time in almost 60 to 65 words। अब देखिए आपका जो शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग होता है, इसकी वर्ड लिमिट आपकी जो होती है वो 60 to 65 वर्ड्स की होती है, यानी कि आपको 60 से 65 शब्दों में इस पैराग्राफ को पूरा करना होता है। और जो शॉर्ट राइटिंग स्किल है, यानी कि जो भी आपको पिक्चर दी हुई है उसके ऊपर आपको अगर पैराग्राफ लिखना है तो उसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 75 to 80 होती है। इस चीज का वर्ड लिमिट जो है इसका आपको खास तौर से ध्यान रखना होता है कि हर एक क्वेश्चन में वर्ड लिमिट आप न तो ज्यादा क्रॉस करें और न ही उससे कम लिखिए, वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है राइट अ पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ लिखना है ऑन वैल्यू ऑफ टाइम, समय का जो महत्व है इस वैल्यू पे आपको पैराग्राफ लिखना है, जो कि 60 to 65 वर्ड्स का होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर हम लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे द वैल्यू ऑफ टाइम कैन बी रियलाइज्ड बाय everyone। पहले हमने लाइन लिखी है वो ये है कि द वैल्यू ऑफ टाइम, समय का जो महत्व है, कैन बी रियलाइज्ड, उसको रियलाइज यानी महसूस किया जा सकता है बाय एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। द टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग in our life। सेकेंड लाइन हमने लिखी वो ये है द टाइम की जो समय है इज मोस्ट यानी कि बहुत ज्यादा प्रीसियस कीमती थिंग चीज है इन आवर लाइफ हमारे जीवन में की जो समय है उससे ज्यादा कोई कीमती चीज हमारे जीवन में नहीं है, ये सबसे ज्यादा
कीमती है। Those who thoughtfully use their time gain more than those who waste it। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है दोज, यानी कि वो लोग हु जो कि थॉटफुली यानी बहुत ज्यादा सोच समझ करके यूज द टाइम समय का उपयोग करते हैं। गेन यानी होता है हासिल करना, प्राप्त करना, वो लोग ज्यादा प्राप्त करते हैं। देन दोज हु वेस्ट इट, ऐसे लोग जो कि इसको वेस्ट यानी बर्बाद करते हैं, उनसे ज्यादा प्राप्त करने वाले लोग वो होते हैं जो कि टाइम को, समय को थॉटफुली यानी विचार करके उसके बाद में इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद में आगे हम लिखेंगे once the time is lost can never be recovered। अब यहाँ पे हमने लिखा है सेंटेंस वंस, एक बार, द टाइम जो समय है, इज लॉस्ट वो खो जाता है, कैन नेवर बी रिकवर्ड उसको नेवर यानी कि कभी भी, रिकवर्ड यानी फिर से हासिल नहीं किया जा सकता, उसे फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद में हम आगे लिखेंगे इफ टाइम इज यूज्ड wisely and carefully, it brings success and happiness in लाइफ। अब हमने आगे लिखा है इफ, यदि टाइम जो समय है, इज यूज्ड इसका उपयोग किया जाता है, वाइजली यानी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, यानी कि पूरी दिमाग का इस्तेमाल करके जब हम टाइम को यूज करते हैं, और केयरफुली बहुत ही केयरफुल होकर के हम जब टाइम का यूज करते हैं, इट ब्रिंग्स सक्सेस, तो ये जो टाइम है यह ब्रिंग्स यानी लेकर के आता है, सक्सेस सफलता, एंड हैप्पीनेस यानी खुशी इन लाइफ जीवन में। इसके बाद में आगे हम लिखेंगे वी मस्ट नॉट वेस्ट आवर टाइम अदरवाइज द अपॉर्चुनिटी which time brings with it is also lost। अब देखिए हमने आगे क्या लिखा है, वी मस्ट नॉट वेस्ट अवर टाइम, मस्ट यानी हमें नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, वेस्ट अवर टाइम हमारे समय को बर्बाद, अदरवाइज वरना, द अपॉर्चुनिटी यानी होता है अवसर, जो अवसर है, विच टाइम ब्रिंग्स वो अवसर जिनको समय लेकर के आता है, विद इट अपने साथ में, इज ऑल्सो लॉस्ट उनको भी हम खो देंगे। यानी कि अगर हम हमारे टाइम का वेस्ट करेंगे तो उस सही समय पर उस समय के द्वारा जो लाई जाने वाली अपॉर्चुनिटीज है, जो अवसर है, वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें भी हम खो देंगे। तो देखिए ये एक शॉर्ट पैराग्राफ, एकदम छोटा सा ये पैराग्राफ हो गया, वर्ड लिमिट भी हमने क्रॉस नहीं की, 60 to 65 के लमसम हमने इसको लिख दिया है। तो इस तरीके से एक जो पैराग्राफ है उसको लिखते समय आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो सेंटेंस है वो एकदम सिंपल रखो और बहुत ज्यादा लंबा उससे नहीं लिखो। आपको क्लियरली वर्ड लिमिट दी हुई है तो उस लिमिट के आगे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, और ये भी नहीं है कि आपको इसे बहुत छोटा लिखना है।
तो इस तरीके से एक जो शॉर्ट पैराग्राफ है वो हम लिख सकते हैं और इसमें आपको 4 मार्क मिलते हैं एग्जाम के अंदर। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है शॉर्ट राइटिंग स्किल। अब देखिए राइटिंग स्किल यानी होता क्या है, राइटिंग यानी लिखना और स्किल यानी कला। अब एक इंसान हमारी जो राइटिंग की कला है उसको कब पहचानेगा, कहने का मतलब इस क्वेश्चन के माध्यम से जो एग्जामिनर है यानी कि जो पेपर बना रहे हैं, ये हमारा जो 10th का सिलेबस है उसमें वो लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो लिखने की स्किल है, कला है, वो कितनी है। यानी कि कोई भी एक पिक्चर आपको दे दी गई, उस पिक्चर के ऊपर आपको लिखना है और वर्ड लिमिट भी आपको 70 to 75 ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। तो इससे हमारी जो कला है वो दिखेगी। तो इसलिए ये जो टॉपिक है शॉर्ट राइटिंग स्किल, जो कि एग्जाम में हमारे 5 नंबर का आता है। अब हम ये देखेंगे कि ये किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए लास्ट ईयर मतलब अभी जो 2020 में 10th का जो पेपर आया था उसके अंदर एक पेंटिंग मतलब पिक्चर दी हुई थी और उस पिक्चर के साथ में एक हेडिंग भी दी हुई थी, एक टॉपिक दिया हुआ था स्टॉप चाइल्ड लेबर, कि चाइल्ड लेबर को रोको। इसके लिए आपको एक पैराग्राफ लिखना था। तो वही पैराग्राफ हम आज यहाँ पे लिखेंगे। जो पिक्चर है वो यहाँ हम नहीं बना रहे हैं। तो मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए हमें कोई ऐसे चाइल्ड दिया हुआ है जो कि काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में, माइल में, और उसके ऊपर आपको ये लिखनी है। अब देखिए अगर आपको टॉपिक दिया जा रहा है, मान लीजिए जैसे कि द वैल्यू ऑफ न्यूज़पेपर दिया गया, तो शॉर्ट राइटिंग स्किल के 2 तरीके हैं कि एक तो आपको क्लियरली ये टॉपिक दिया हुआ है कि इस टॉपिक के ऊपर आपको पैराग्राफ राइट करना है, और एक ये है आपको या तो ग्राफ दिया हुआ है या फिर कोई पिक्चर दी हुई है या फिर और कुछ जो विजुअल आपको कुछ चीज दी हुई है जिसको देख करके आपको पैराग्राफ लिखना होता है। तो यहाँ पर हम जो स्टॉप चाइल्ड लेबर वाला है वो पैराग्राफ लिखेंगे जिसकी पिक्चर पेपर में दी हुई थी, वही क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग का आपको ध्यान रखना, शायद मैंने पहले नहीं बताया, हेडिंग आपको पेज के फ्रंट में लगानी है हर पैराग्राफ के। तो सबसे पहले हम लगाएंगे स्टॉप चाइल्ड लेबर। लेबर यानी श्रम होता है कि बच्चे जो श्रम कर रहे हैं उसको रोकने के लिए हमें एक पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चाइल्ड लेबर इज एन इलीगल एक्ट रनिंग इन इंडिया for many years and ruining the present and future of children। हमने फर्स्ट लाइन लिखी है चाइल्ड लेबर की, बच्चे जो श्रमिक है, बच्चों का जो श्रम है, इज एन इलीगल यानी गैर कानूनी, और एक्ट यानी कार्य है, रनिंग जो कि चल रहा है इन इंडिया भारत में, फॉर मेनी ईयर्स काफी सालों से, एंड रूइनिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो रूइन यानी होता है बर्बाद कर देना, खराब कर देना, जो कि बच्चों के प्रेजेंट को और फ्यूचर को, इन दोनों को खराब कर रहा है। इसके बाद में आगे हम लिखेंगे द चाइल्ड लेबर हैज टेकन many different forms and has been an urgent priority to be
eliminated from the society without any delay। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, द चाइल्ड लेबर हैज टेकन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। ये जो चाइल्ड लेबर है, बच्चों के द्वारा जो श्रम किया जा रहा है, इसने बहुत सारे डिफरेंट यानी अलग अलग फॉर्म ले लिए हैं, बहुत सारे फॉर्म में ये परिवर्तित हो चुका है। एंड और हैज बीन एन अर्जेंट प्रायोरिटी, अर्जेंट यानी बहुत जरूरी, और प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता बन गई है टू बी एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड यानी होता है निकालना, दूर करना फ्रॉम सोसाइटी, कि इसको सोसाइटी से, समाज से बहुत जल्दी निकाला जाए, ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता बन गई है। विदाउट एनी डिले, विदाउट यानी के बिना, और डिले यानी देरी के, कि बिना देरी के हम इस चाइल्ड लेबर को हमारी सोसाइटी से एलिमिनेट कर दे, बाहर निकाल दे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सबसे जरूरी प्राथमिकता है। इसके बाद में आगे हम लिखेंगे इट हैज बीन डीप रूटेड सोशल इशू, और यह एक डीप रूटेड यानी अपनी गहरी जड़ें जमाया हुआ सोशल सामाजिक इशू यानी मुद्दा है। यानी कि चाइल्ड लेबर का जो मुद्दा है, इसने हमारे समाज में बहुत ही गहरी जड़ें जमा ली है। फिर आगे हम लिखेंगे इट इज हार्मिंग चिल्ड्रंस health, development and safety। अब देखिए इसके बाद में हमने लिखा है इट इज हार्मिंग। हार्मिंग यानी होता है नुकसान पहुंचाना। यह है बच्चों की हेल्थ यानी स्वास्थ्य को, उनका डेवलपमेंट यानी विकास को, एंड सेफ्टी उनकी सुरक्षा को, इन तीनों चीजों को ये जो है वो हानि पहुंचा रहा है। इसके बाद में आगे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द Constitution of India, children below the age group of 14 are prohibited to be involved in work of factories and other fields। अब देखिए इसके बाद में आगे हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी होता है संविधान। हमारे संविधान के अनुसार यानी कि भारत का जो संविधान है इसके अनुसार चिल्ड्रन जो बच्चे हैं बिलो द एज ग्रुप ऑफ 14 14 साल की उम्र के नीचे, बिलो यानी नीचे के जो बच्चे हैं आर प्रोहिबिटेड, उनको प्रोहिबिटेड यानी एकदम से बंद कर दिया जा चुका है, उन पे एक बैन लग गया है, प्रतिबंध लग गया है। टू बी इन्वॉल्व्ड इन वर्क ऑफ फैक्ट्रीज एंड अदर फील्ड्स, की किसी भी फैक्ट्री यानी कारखाने के वर्क कार्य में उनको इन्वॉल्व यानी शामिल नहीं किया जा सकता, और ना ही जो अदर फील्ड है दूसरे क्षेत्र है उनके कार्यों में उन्हें शामिल किया जा सकता है। फिर आगे हम लिखेंगे they should be provided the
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे, दे शुड बी प्रोवाइडेड, उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए, उपलब्ध करवाना चाहिए, द फ्री यानी मुफ्त की, एंड कंपल्सरी यानी जरूरी एजुकेशन शिक्षा बाय द स्टेट गवर्नमेंट, हमारी जो भी राज्य की गवर्नमेंट यानी सरकार है उनको कंपल्सरी रूप से और फ्री यानी कि मुफ्त एजुकेशन जो है वो इन बच्चों को जो स्कूल नहीं जा पाते उनको उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से ये जो शॉर्ट राइटिंग टास्क है एक पिक्चर के ऊपर यानी कि पिक्चर पे बेस्ड जो है वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जैसे आपको ये टॉपिक दिया हुआ है स्टॉप चाइल्ड लेबर, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना होता है कि ये टॉपिक है क्या। कहने का मतलब क्या है, जब भी आप कोई टॉपिक लिख रहे हो, जब भी आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको जो है इंट्रोडक्शन देना होता है उस टॉपिक का। जैसे यहाँ पर चाइल्ड लेबर है तो हमको ये बताना है कि चाइल्ड लेबर है क्या, उसके बाद में इसके अगर कोई इफेक्ट है यानी कि कोई प्रभाव है, या फिर हो सकता है कि इसके कोई एडवांटेज है। जैसे कि आपको अगर एक कोई पॉजिटिव टॉपिक दिया हुआ है तो उस पॉजिटिव टॉपिक के एडवांटेज होंगे, और अगर कोई नेगेटिव टॉपिक जैसे चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हो या फिर और कोई टॉपिक हो उसके इफेक्ट यानी प्रभाव होंगे। तो इंट्रोडक्शन के बाद में आपको ये बताना है कि इसके प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या है, एंड उसके बाद में जो थर्ड चीज आती है वो आती है कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी क्या हुआ, अब आपको निष्कर्ष निकालना है इन सारी चीजों का, और इस कंक्लूजन में आप दो चीजें शामिल कर सकते हो, एक तो हो गया सजेशन एंड दूसरा हो गया रेमेडी। अब जैसे कि आपको दिया हुआ है कि आपको पोल्यूशन पे एक पैराग्राफ लिखना है, तो पोल्यूशन से बचाव के लिए हम रेमेडी दे सकते हैं, उपाय दे सकते हैं, और जैसे चाइल्ड लेबर हो गया इन सब के भी हम उपाय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि हम किस तरीके से जो चाइल्ड लेबर है उसको बैन कर सकते हैं या फिर उसको एकदम से प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो जो पैराग्राफ आपका रहता है ये वाला, इसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन यानी परिचय देना है, उस बिंदु का जिस बिंदु के ऊपर आप पैराग्राफ लिख रहे हो उसके बारे में बताना है। जो दूसरी चीज है वो हो गई उसके इफेक्ट, अगर किसी चीज के इफेक्ट यानी प्रभाव है तो आपको वो प्रभाव बताने हैं, और अगर किसी चीज के एडवांटेज यानी कि लाभ है तो आपको वो लाभ बताने हैं। और जो थर्ड चीज रहेगी वो कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, आपको या तो सजेशन देना है या फिर आपको रेमेडी यानी उपाय बताना है कि इन सारी चीजों से हम कैसे उभर सकते हैं। तो देखिए शुरू में हमने ये बताया था कि चाइल्ड लेबर एक्चुअल में है क्या, उसके बाद में हमने ये देखा था कि जो चाइल्ड लेबर है वो बच्चों के लिए किस तरीके से नुकसानदायक है, कि वो उनकी हेल्थ को भी प्रभावित कर रहा है, वो उनका जो विकास डेवलपमेंट है उनको प्रभावित कर रहा है, उनकी सेफ्टी सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। और फिर आगे हमने ये देखा कि इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं। तो हमने ये देखा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको बच्चों को जो एजुकेशन है वो फ्री में मुफ्त में प्रोवाइड करवानी चाहिए, उपलब्ध करवानी चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट।